औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमेश भागा हुआ दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वो क्षितिज से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर रमेश क्षितिज को बताने चला गया, साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। रमेश ने क्षितिज से कहा, कौन है? क्षितिज ने पूछा, मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भले घर की लगती है। रमेश ने जवाब दिया, बुला लो उसे, देखे किस काम से आई है। क्षितिज ने कहा। रमेश उस औरत को अंदर बुला लाया। क्षितिज उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे नैना तुम हो, कहो कैसे आना हुआ, आओ बैठो। नैना सोफे पर बैठती हुई बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब रामपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो। इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। खैर छोड़ो, और ये बताओ, अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे क्या? नैना, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं हाल ही में रामपुर आया हूँ और अभी घर का पूरा सेटअप भी नहीं हो पाया है, इसलिए विधि को साथ नहीं लाया। जब से आया हूँ ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कि मेरे यहाँ होने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? क्षितिज ने नैना से पूछा। मेरे पति विनोद से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं। नैना ने चहकते हुए बताया। तो विनोद जी हैं तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं, क्षितिज ने कहा। क्षितिज ऑफिस जाने के समय हो गया था, इसलिए नैना जल्दी ही अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर क्षितिज आराम से बैठा था। उसके मन में अचानक नैना की बातें आ गई। 7 साल पहले की बात है। क्षितिज अपनी दादी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वो इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे चुका था। नैना उसकी दीदी की ननंद की लड़की थी। उसकी उम्र 16 साल की रही होगी। देखने में वो बहुत अच्छी थी। किसी तरह 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज़्यादा वो अपने आप पर ध्यान देती थी। नैना दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण क्षितिज को वहाँ तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। जीजा जी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में दीदी की बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमज़ोर था, पर नज़रें काफ़ी पैनी थी। क्षितिज ऊपर के कमरे में रहता था। क्षितिज को समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ उसके ज़्यादातर काम नैना ही करती थी। नैना जब भी खाली रहती तो ज़्यादा समय क्षितिज के साथ ही बिताने की कोशिश करती। नैना की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा घर व आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती। उसके साथ बैठकर बातें करना क्षितिज को अच्छा लगता था। नैना भी क्षितिज के करीब आती जा रही थी। वो मन ही मन क्षितिज को चाहने लगी थी, लेकिन दीदी की सास दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, क्षितिज, अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी ज़िंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर क्षितिज को अपराध बोध का एहसास हुआ। वो कुछ दिनों बाद ही दीदी के घर से वापस आ गया। तब तक दीदी भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद क्षितिज गजटेड अफसर बन गया। इस बीच नैना की शादी तय हो गई। जीजा जी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए क्षितिज को साथ लेते गए। दीदी के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम क्षितिज घर के पास बाग में यूं ही टहल रहा था। तभी अचानक नैना आई और बोली, क्षितिज, समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। नैना की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई।
क्षितिज ने भी शादी कर ली। आज नैना क्षितिज के घर आई तो क्षितिज ने भी कभी नैना के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वो चाह कर भी नैना के घर नहीं जा सका। मगर नैना क्षितिज के घर अब रोज़ ही आने के बहाने ढूंढने लगी, क्योंकि क्षितिज के घर के ऐशो आराम और सुख सुविधाएं नैना को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इधर रोज़ रोज़ होने वाली मुलाकातों की वजह से क्षितिज भी नैना के साथ सहज होने लगा था। कभी कभी नैना क्षितिज के साथ उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। स्टोर का मालिक क्षितिज के साथ नैना को भी ख़ास दर्जा देता था। एक आध बार तो ऐसा भी होता कि क्षितिज की गैर हाजिरी में नैना स्टोर में जाकर क्षितिज व अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद लाती, जिसका भुगतान बाद में क्षितिज कर देता। क्षितिज नैना के साथ काफ़ी खुल मिल गया था। नैना क्षितिज को खाली समय का एहसास ही नहीं होने देती थी। एक दिन नैना क्षितिज को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। क्षितिज की पसंद से उसने 4 साड़ियाँ पैक कराई। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर क्षितिज को देते हुए चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूँगी। क्षितिज ने बिल का भुगतान कर दिया और नैना के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि नैना ने कहा, जानते हो क्षितिज, विनोद जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने ज़माने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैसे की इतनी तंगी है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसा उधार लेकर एक हार ले लूँ, बाद में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूँगी। क्षितिज चुपचाप नैना की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे चुप देखकर नैना ने पूछा, क्षितिज, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं। ना चाहते हुए भी क्षितिज ने कहा। नैना ने ज्वेलरी की दुकान में 15,000 का हार पसंद किया। क्षितिज ने हार की कीमत का चेक काटकर दुकानदार को दे दिया। फिर दोनों वापस आ गए। क्षितिज को नैना के साथ समय बिताने में एक अनोखा मज़ा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया था। वो जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी नैना आ गई। नैना काफ़ी सजी सवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज़ पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफ़ी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक व माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को काफ़ी निखार दिया था। देखने से लगता था कि नैना ने सजने में काफ़ी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने क्षितिज को मदहोश कर दिया। वो कुछ पल ठग सा उसे देखता रहा। तभी नैना ने क्षितिज को फिल्म के 2 टिकट देते हुए कहा, क्षितिज, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। क्षितिज नैना की बात मान को टाल ना सका और वो नैना के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बीच बीच में नैना क्षितिज से सट जाती, जिससे उसके उभरे अंग क्षितिज को छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद नैना ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। क्षितिज मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज रहे थे। क्षितिज ने नैना को उसके घर छोड़ने की बात कही तो नैना ने उसे बताया कि चाची की लड़की का तिलक आया है, उसमें विनोद भी गए हैं। वो घर में अकेली ही रहेगी। रात काफ़ी हो चुकी है, इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात वो उसके घर पर ही रहेगी। क्षितिज नैना को साथ लिए अपने घर आ गया। वो उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। वो काफ़ी थका हुआ था, इसलिए दीवान पर लुढ़कते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। क्षितिज को अचानक अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि नैना उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसने नैना को हटाया तो वो उसके बगल में बैठ गई। क्षितिज ने देखा कि नैना की आंखों में अजीब सी प्यास थी।
मामला समझकर क्षितिज दीवान से उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में नैना अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने ये मौका पाया है क्षितिज, मुझे निराश ना करो। लेकिन क्षितिज ने नैना को लताड़ते हुए कहा, लानत है तुम पर नैना, औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है और तुम हो जो विनोद को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना हुआ है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, इस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। नैना होश में आओ, सुनो, औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए क्षितिज ने नैना को अपने कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद क्षितिज को पता चला कि नैना तो तड़के ही वहाँ से चली गई थी। क्षितिज ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया, लेकिन नैना को भी भटकने नहीं दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।